नमस्कार, 4 बजे स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार और आज हम बात करेंगे देश पर छाए आर्थिक संकट की। जहां पहले से ही देश रुपए के गिरते स्तर से परेशान तो था ही, वहीं अब विकास दर की गिरावट से भी देश को बड़ा झटका लगा है। इस विषय में विस्तार से देंगे आपको जानकारी, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं दिन भर की खास खबरें। शनिवार का दिन आसाराम पर भारी पड़ सकता है। जोधपुर से इंदौर, इंदौर से सूरत और सूरत से भोपाल और भोपाल से फिर इंदौर। अब इंदौर पुलिस के हवाले से खबर आई है कि आसाराम यहां के आश्रम में भी नहीं है। इसी बीच आसाराम के समर्थकों ने जोधपुर में मीडिया के साथ मारपीट भी की है। पुलिस आसाराम को आज कभी भी कानूनी शिकंजे में कैद कर सकती है। भोपाल से भागकर इंदौर आश्रम पहुंचे आसाराम को जोधपुर पुलिस आज गिरफ्तार कर सकती है। जोधपुर से पुलिस की टीम भी इंदौर के लिए रवाना हो चुकी है। देर रात जोधपुर से पुलिस टीम इंदौर के लिए निकली है। आसाराम भोपाल से फ्लाइट पकड़कर इंदौर जाने वाले थे, लेकिन एयरपोर्ट पर उनके समर्थकों ने मीडिया से बदसलूकी की। कुछ पत्रकारों से मारपीट भी हुई। हंगामे के चलते ही आसाराम की फ्लाइट छूट गई, जिसके बाद देवास के रास्ते से आसाराम इंदौर पहुंचे। लेकिन भोपाल से लेकर देवास और इंदौर तक आसाराम ने किसी से भी बातचीत नहीं की। आसाराम गाड़ी में आगे की सीट पर बैठे थे और देवास बाईपास पर बिना टोल टैक्स चुकाए इंदौर के लिए रवाना हो गए। बाईपास पर जब मीडिया ने उन्हें देखा तो उन्होंने कैमरा देखकर मुंह छिपा लिया। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के धार जिले के कुक्षी कस्बे में अपने काफिले पर कथित भाजपा कार्यकर्ताओं के पथराव पर कहा कि यह हमला इसलिए किया गया था क्योंकि सूबे का सत्तारूढ़ दल कांग्रेस के सम्मेलनों में हजारों की संख्या में लोगों के जुटने से बौखला गया है। उन्होंने कहा, आसाराम नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण मामले में जांच से भाग क्यों रहे हैं? उन्हें जांच का सामना करते हुए पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराना चाहिए। दिग्विजय ने शुक्रवार देर रात यहां मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा, झाबुआ क्षेत्र में पिछले 2 दिन से हमारे सम्मेलनों में हजारों लोगों की भीड़ जुट रही थी। इससे बौखलाकर मेरे काफिले पर हमला कर दिया गया। हमलावर जय श्री राम और भाजपा जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि हमले के दौरान हमारी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए और गाली गलौज की गई। उन्होंने कहा कि हमें प्रशासन की ओर से बताया गया था कि कुछ लोग हमें काले झंडे दिखाना चाहते हैं। मुझे अफसोस है कि इस सूचना के बावजूद हमारे काफिले की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया गया। पुलिस को हमारे काफिले पर हमला करने वाले लोगों की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। कांग्रेस महासचिव आसाराम प्रकरण में आरोप लगाया कि विवादास्पद प्रवचनकर्ता को मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार का संस्करण हासिल है। यौन उत्पीड़न केस में एक तरफ आसाराम बापू गिरफ्तारी से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, वहीं उनके समर्थकों ने शनिवार सुबह जोधपुर में आसाराम के आश्रम के बाहर मीडिया कर्मियों पर हमला कर दिया। इस हमले में आश्रम के बाहर कवरेज करने पहुंचे कई अखबार और टीवी पत्रकार घायल हो गए। एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के आरोपों में फंसे आध्यात्मिक गुरु आसाराम बापू के समर्थकों ने यहां उनके आश्रम में एक टीवी रिपोर्टर और एक कैमरामैन को हमला कर घायल कर दिया। पत्रकार ने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारियों ने उसकी फोन कॉल का जवाब नहीं दिया। पुलिस ने बताया कि दोनों मीडिया कर्मियों की चिकित्सक जांच करवाई जा रही है और हमले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल आसाराम के समर्थक इस बात को लेकर गुस्से में है कि मीडिया उन्हें एक दोषी की तरह पेश कर रहा है। इससे पहले शुक्रवार को भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी आसाराम के समर्थकों ने मीडिया की जमकर पिटाई कर दी थी और कैमरे भी तोड़ दिए थे। मीडिया पर हमले के आरोप में अभी तक 6 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। इसमें जोधपुर आसाराम आश्रम का केयर टेकर भी शामिल है। कर्नाटक सरकार ने आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सह संस्थापक यासीन भटकल की गिरफ्तारी के मद्देनजर एहतियातन राज्य भर में अलर्ट जारी कर दिया है। गृह मंत्री केजी जॉर्ज ने शनिवार को कहा कि भटकल कर्नाटक का रहने वाला है और वह देश भर में 40 आपराधिक मामलों में शामिल है, जिनमें 2 राज्य के हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अलर्ट जारी करते हुए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। भटकल और उसके साथी अब्दुल्ला अख्तर को बुधवार देर रात बिहार पुलिस ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय खुफिया ब्यूरो की मदद से नेपाल के रास्ते भारत से प्रवेश करते समय रक्सौल से गिरफ्तार किया था। बाद में दोनों आतंकवादियों को मोतिहारी की अदालत ने दिल्ली ले जाने के लिए ट्रांजिट रिमांड पर एनआईए को सौंप दिया। यासीन कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में छोटे शहर भटकल का रहने वाला है। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। वह 2010 के मुंबई के जर्मन बेकरी विस्फोट तथा कर्नाटक में इसी वर्ष चेन्नई स्वामी क्रिकेट स्टेडियम में हुए सिलसिलेवार विस्फोट मामलों में आरोपी है।
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति नुतालपति वेंकट रमन को शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। यह जानकारी एक सरकारी विज्ञप्ति में शुक्रवार को यहां दी गई। न्यायमूर्ति रमन जून में सेवानिवृत्त हुए मुख्य न्यायाधीश डी मुरुगेसन की जगह लेंगे। न्यायमूर्ति बदर दुरेस अहमद अभी कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं। कानून मंत्रालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मूर्ति नुतालपति वेंकट रमन को दिल्ली उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। उसकी नियुक्ति के प्रभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावित होगी। न्यायमूर्ति रमन को 27 जून 2000 को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में स्थानीय न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। सेना ने आज कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ के एक बड़े प्रयास को विफल करते हुए 5 आतंकवादियों को मार गिराया। एक सैन्य अधिकारी ने बताया कि यहां से 185 किलोमीटर दूर कुपवाड़ा जिले के तंगधार सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर सैनिकों ने 30 से 31 अगस्त के दरमियान रात भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों की गतिविधियां देखी। सैनिकों ने जब घुसपैठियों को ललकारा तो मुठभेड़ शुरू हो गई। अधिकारी ने बताया कि अब तक 5 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। क्षेत्र में तलाशी अभियान जारी है क्योंकि खबरें हैं कि समूह में 6 आतंकवादी थे। इससे पहले कल सुरक्षा बलों ने मध्य कश्मीर के गंदेरबल जिले के कांगन इलाके में हिजबुल मुजाहिदीन के जिला कमांडर कारी अब्दुल्ला सहित 5 विदेशी आतंकवादियों को मार गिराया था। पिछले 3 महीने में पाक अधिकृत कश्मीर से आतंकवादियों के घुसपैठ के प्रयासों में वृद्धि हुई है और नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा बलों के अभियान में 20 से अधिक आतंकवादी मारे जा चुके हैं। कल्याणपुर इलाके में एक लड़के की कथित छेड़छाड़ से तंग आकर कक्षा 11 में पढ़ने वाली एक छात्रा ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली। लड़की के घर वालों ने पुलिस को बताया कि उसका एक दूर का रिश्तेदार लड़का उसे मोबाइल फोन पर परेशान करता था तथा कॉलेज जाते समय भी उसे तंग किया करता था। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि कल्याणपुर के बैरीखेड़ा गाँव निवासी 16 वर्षीय छात्रा शुक्रवार रात घर में अकेली थी। उसकी माँ बाजार गई थी जबकि पिता काम पर गया था। लौटने पर मां ने जब बेटी के कमरे का दरवाजा खटखटाया तो वह अंदर से बंद था और अंदर से जलने की बदबू आ रही थी। मां ने पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़ा तो कमरे में छात्रा बुरी तरह से आग में झुलसी मिली। तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूर्व बॉक्सिंग चैंपियन माइक टासन कहते हैं कि वे शराब छोड़ने का प्रयास कर चुके हैं लेकिन ऐसा करना बेहद चुनौतीपूर्ण है। वेबसाइट femalefirst.com.uk ने टायसन के हवाले से कहा है कि मैं 12 दिनों तक संयम रख चुका हूं। यह मुश्किल है। मैं मतलबी हूं, मैं चिड़चिड़ा हूं। यह एक वास्तविक चुनौती है क्योंकि मैं नहीं जानता कि मैं इस संयमी लड़के को पसंद करता हूं। मेरे लिए सामान्य रहना मुश्किल है, सीधापन कठिन है। 47 वर्षीय यह चैंपियन अधिक पीने के समय मरने के बारे में सोचता है। उन्होंने कहा, जब मैं पीना शुरू करता हूं और उसी दशा में होता हूं तो मैं मरने की सोचता हूं। मैं वास्तव में गमगीन मिजाज का हूं। मैं मरने के बारे में सोचता हूं और किसी के आसपास नहीं रहना चाहता। अगर लोगों की मदद नहीं मिलती तो मैं जीवित नहीं बचता। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और योजना आयोग के वाइस चेयरमैन मोंटेग सिंह अहलूवालिया की तिकड़ी फेल साबित हो रही है। बाजार में अस्थिरता और डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए के बाद विकास की रफ्तार ने सरकार की नीतियों के पोल खोलकर रख दी है। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में आर्थिक विकास दर गिरकर 4.4% पर आ गई है। ये 4 साल की न्यूनतम तिमाही वृद्धि है। वृद्धि दर घटने पर उद्योग जगत ने सरकार और आरबीआई से कदम उठाने की मांग भी रखी है। सरकार और रिजर्व बैंक को मिलाकर इस दुष्चक्र को तोड़ने के कदम उठाए जाने की जरूरत महसूस की जा रही है। खनन और विनिर्माण क्षेत्र में गिरावट के चलते चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर गिरकर 4.4% पर आ गई है। यह 4 साल की न्यूनतम तिमाही वृद्धि है। वृद्धि दर घटने पर उद्योग जगत ने सरकार और आरबीआई से कदम उठाने की मांग की है। बीते वित्त वर्ष 2012-2013 की अप्रैल जून तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 5.4% और अंतिम तिमाही जनवरी मार्च 13 में 4.8% पर थी।
सीआईआई महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि पहली तिमाही के जीडीपी आंकड़ों से साफ है कि अर्थव्यवस्था नरमी से गिरफ्त में है। ये देखकर चिंता और गहरा जाती है कि अर्थव्यवस्था के संकट से उभरने के कोई साफ संकेत नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए सरकार और रिजर्व बैंक को मिलकर इस दुष्चक्र को तोड़ने के कदम उठाने की जरूरत है। जीडीपी आंकड़ों पर प्रतिक्रिया देते हुए आर्थिक मामलों के सचिव अरविंद मायाराम ने कहा है कि दूसरी तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर में सुधार आएगा और तीसरी व चौथी तिमाही में ये बेहतर रहेगी। अप्रैल जून महीने में खनन एवं उत्खनन क्षेत्र में 2.8% की गिरावट आई है, जबकि बीते वित्त वर्ष की इसी अवधि में इस क्षेत्र में 0.4% की वृद्धि दर्ज की गई थी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक समीक्षाधीन तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र में 1.2% की गिरावट आई, जबकि बीते साल की इसी अवधि में इस क्षेत्र में 1% की गिरावट दर्ज की गई थी। निर्माण, बिजली उत्पादन, होटल व परिवहन सहित अन्य क्षेत्रों में वृद्धि दर में गिरावट देखी गई है। इस दौरान कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 2.7% रही, जो बीते वित्त वर्ष की इसी अवधि में 2.9% पर थी। बीती तिमाही के दौरान बिजली, गैस व जलापूर्ति की वृद्धि दर घटकर 3.7% रह गई, जो बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में 6.2% पर थी। अप्रैल जून तिमाही में निर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर 2.8% रही, जो बीते वर्ष की इसी अवधि में 7% पर थी। वहीं आलोचित तिमाही में व्यापार, होटल, परिवहन व संचार खंड की वृद्धि दर 3.9% रही, जो बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में 6.1% पर थी। भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी का कहना है कि विकास दर में गिरावट से साबित हो गया है कि सरकार की नीतियां कारगर साबित नहीं होंगी। One was afraid of, and when we look at India's moving from one policies to the other, and the responsibility solely lies with the bad policies which this government has been pursuing post 2004, and the signs and the signals were coming in earlier when the industrial growth rate was going down, when there was no production, when agricultural rate was going down, when there were no new projects, except money transfers were happening from one book to the other. And when nothing in substantial terms, in terms of infrastructural growth or anything is happening, then there is definitely something wrong with the figures. Earlier phase went along and took the inertia of the stable economy which was created by the NDA regime. You see, overall, if you see all the projects which were export related, by which we were able to earn foreign exchange, that has been stopped. Iron ore mining is one, but apart from iron ore mining, say cotton for example, cotton farmer in Gujarat was selling that cotton to the European nations and earning the dollars for our country, because the farmer happened to be Gujarat based and they wanted to strike at a government which is not necessarily with the central government, but dollars which would have been earned by the farmer in Gujarat were struck at, and they discontinued, they altered the policy of cotton export, and the bales of cotton were lying in disuse in the ports, waiting to be exported, and that was one. The second aspect, and several such mining, cotton, industrial power production, and no real power production has happened, import of coals. जीडीपी के आंकड़े जारी होने से पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शुक्रवार को संसद में विश्वास जताया था कि चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर बढ़कर 5.5% पर पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा था कि भले ही हाल ही की तिमाहियों में वृद्धि दर में गिरावट आई है, लेकिन इसके बढ़ने की संभावना है। बीती तिमाही में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 8.9% रही, जो बीते वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 9.3% पर थी। सेवा क्षेत्र में वित्त, बीमा और रियल एस्टेट शामिल है। हालांकि इस दौरान सामुदायिक, सामाजिक व व्यक्तिगत सेवाओं की वृद्धि दर बढ़कर 9.4% रही, जो बीते साल की इसी अवधि में 8.9% पर थी।
योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोन्टेग सिंह अहलूवालिया ने कहा कि हमें पता है कि वृद्धि दर नरम पड़ी है। हमें कभी ये नहीं लगा कि पहली तिमाही में कोई खास सुधार होगा। ये सुधार दूसरी तिमाही में अवश्य देखने को मिलेगा। अहलूवालिया के मुताबिक दूसरी तिमाही में वृद्धि दर में सुधार आने की उम्मीद के पीछे ही वह कदम है जो पिछले 2-3 महीने के दौरान उठाए गए हैं। हालांकि मीनाक्षी लेखी का कहना है कि एनडीए सरकार ने अपने कार्यकाल में भारत पर जितना भी कर्ज था उसे चुकता कर दिया था। Money to repay the debts. 67 countries' debt was repaid, and a corpus of few $1 billion was created to be handled. So when NDA from lost power and UPA came into power, the coffers were full, which has been emptied out, and current account deficit to slumping growth. Everything was happening. The first 5 years went on because of the inertia of momentum which was created. And definitely by 2009, the signs of degeneration were already seen. And yet, the manner in which the devaluation of rupee and currency has happened, there is more than it meets the eye, especially when countries like Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, Burma, Nepal are worse economies than us. Ours is still a resurgent economy, and yet their depreciation of their currency is not as bad as it has happened over the past few months. And if I can go back, by June, the rupee and the dollar had appreciated to 58 from 54, which is an escalation of 4 rupees within a period of 4 months. And from June onwards, to July and August, and especially the last 1.5-2 weeks, it has straight away hiked up to 68. So this is happening under a stratagem where further depreciation is happening. It's like putting India on sale, and a discount of 20% and 50% is going on. वित्त मंत्री पी चिदम्बरम पहले ही संकेत दे चुके थे कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी के आंकड़े कुछ खास नहीं रहेंगे, इसलिए बाजार इन आंकड़ों के लिए तैयार थे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी पहली तिमाही से कुछ खास उम्मीदें नहीं थी। हालांकि आधिकारिक आंकड़ों से दोनों थोड़े हैरान जरूर हुए होंगे। अगर सरकार का व्यय इतना ज्यादा ना होता तो आर्थिक विकास की रफ्तार और कम हो सकती थी। हालांकि इस वजह से पहली तिमाही में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 10% से ज्यादा पर पहुंच गया। की अध्यक्ष नैनालाल किदवई का कहना है कि सरकार को हल तलाशना चाहिए। फिलहाल डॉलर की मजबूती को कमजोर नहीं किया जा सकता है। कंटेन कर सकते हैं, थोड़ी जो एक्शंस लिए हैं वो एक्शंस यही कर सकते हैं कि जो वॉलेटिलिटी है रुपये में उसको सॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो ट्रेंड है जैसे डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, सब इमर्जिंग मार्केट्स के करेंसीज अब गिर रहे हैं, तो उसको रिवर्स करना तो लॉन्ग टर्म में हमसे शायद नहीं हो पाएगा, और कोई इकोनॉमी से ये आसान नहीं है रिवर्स करने। पर ऐसे एक्शंस हम जरूर ले सकते हैं, और गवर्नमेंट ये लिए हैं, जैसे ये सीसीआई जो फॉर्म किया था, गवर्नमेंट एफडीआई की तरफ में रिफॉर्म्स काफ़ी सितंबर से जरूर ला रहे हैं, और ये सब एक्शंस को अब हमें इम्प्लीमेंट करने में बहुत ही ज़बरदस्त जोर लगाना है, और नए पॉलिसीज़ भी देखने हैं, क्योंकि जहां हमें जाना है वो सबको दिख रहा है, जो एक्शंस भी हमें चाहिए वो भी सबको पता है। एक्सिक्यूशन में और टाइमली एक्सिक्यूशन में यही इशू है, और कंसर्न्स तो सब को यही है कि जो इलेक्शंस आ रहे हैं उससे शायद ये एक्सिक्यूशन एबिलिटी में ये रुकावट जरूर आएंगे, कि पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्ड करने के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि सब अपने तरफ देख रहे हैं।
मैन्युफैक्चरिंग एवं माइनिंग सेक्टरों के उत्पादन में गिरावट दर्ज किए जाने के चलते ही देश को ऐसी नौबत झेलनी पड़ रही है। मालूम हो कि देश की जीडीपी वृद्धि दर पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 5.4% थी। यही नहीं, अगर तिमाही आधार पर देखें तो भी आर्थिक विकास दर अत्यंत निराशाजनक नजर आती है। बहरहाल सरकार पर लगातार दबाव बढ़ रहा है कि किसी भी तरीके से मंदी के दौर से गुजरा जाए और विकास दर में इजाफा किया जा सके। अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में फंसने की आशंका सच साबित हो रही है। सरकार की नीतिगत जड़ता और फैसला लेने में देरी के चलते चालू वित्त वर्ष 2013-14 की पहली तिमाही में आर्थिक विकास दर ने भी रुपए की तरह गोता लगा दिया है। महंगे कर्ज और रुपए की गोता लगाने से न सिर्फ औद्योगिक उत्पादन व खनन क्षेत्र की रफ्तार घटाई, बल्कि सरकार के फैसलों की सुस्ती के चलते देश में होने वाले निवेश पर भी असर पड़ा है। बीते वित्त वर्ष के मुताबिक चालू साल की पहली तिमाही में कुल निवेश 1.4% घट गया है। पहली तिमाही में कारखानों की सुस्ती से मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की विकास दर 1.2% नीचे आ गई है। यही हाल खनन क्षेत्र का भी रहा। इसकी विकास दर 2.8% गिर गई। बीते साल मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की विकास दर में 1% की कमी आई थी। खनन क्षेत्र की विकास दर 0.4% रही थी। सरकार द्वारा जारी पहली तिमाही के जीडीपी आंकड़ों के मुताबिक कृषि से भी जीडीपी को बहुत अधिक उम्मीद नहीं मिली और न ही मदद हासिल हुई और इस क्षेत्र की विकास दर 2.7% पर सिमट गई। बीते वित्त वर्ष की इस अवधि में कृषि क्षेत्र ने 2.9% की बढ़त हासिल की थी। हालांकि बीते साल की चौथी तिमाही के मुकाबले कृषि की विकास दर ने कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं। इस अवधि में कृषि की विकास दर 1.4% रही थी। वित्तीय और सामाजिक सेवा क्षेत्रों ने अवश्य सरकार को कुछ राहत दी है, लेकिन ऊर्जा और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र की विकास दर ने सरकार को निराश किया है। बिजली गैस क्षेत्र की विकास दर बीते साल के 6.2 से घटाकर पहली तिमाही में 3.7% पर आ चुकी है। कंस्ट्रक्शन क्षेत्र की विकास दर 7% से लुढ़कती हुई 2.8% पर आ टिकी है। अलबत्ता वित्तीय सेवाओं ने ठीक ठाक विकास दर हासिल की है। अर्थव्यवस्था में बदहाली का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहली तिमाही में सकल पूंजी निर्माण की रफ्तार भी धीमी हुई है। बीते साल की पहली तिमाही में पूंजी निर्माण यानी निवेश की दर 33.8% रही थी, लेकिन चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ये 32.6% पर रुक गई है। इसका मतलब है कि देश में घरेलू निवेश की रफ्तार रुक गई है। ये गिरावट निजी और सरकारी दोनों तरह के निवेश में हुई है। भारत के राजकोषीय घाटे को काबू में रखने का दावा सही नजर नहीं आ रहा है। दरअसल चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से जुलाई तक की छोटी अवधि में ही राजकोषीय घाटा 3.41 लाख करोड़ रुपए आंका गया है, जो समूचे वर्ष के लिए तय लक्ष्य का 62.8% है। इस दौरान शुद्ध टैक्स प्राप्तियां 1.45 लाख करोड़ रुपए की रही, जबकि कुल खर्च 5.21 लाख करोड़ रुपए का रहा। सरकार द्वारा शुक्रवार को जारी किए गए आंकड़ों से ये जानकारी हासिल हुई है। मैन्युफैक्चरिंग एवं माइनिंग सेक्टरों के उत्पादन चलते ही देश को ऐसी नौबत झेलनी पड़ रही है। मालूम हो कि देश की जीडीपी वृद्धि दर पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 5.4% पर थी। यही नहीं, अगर तिमाही आधार पर देखें तो भी आर्थिक विकास दर अत्यंत निराशाजनक नजर आती है।
दरअसल बीते वित्त वर्ष यानी 2012-13 की चौथी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 4.8% पर थी। आर्थिक मामलों के सचिव अरविंद मायाराम ने ताज़ा आंकड़ों पर कमेंट करते हुए कहा कि जीडीपी वृद्धि दर दूसरी तिमाही में बेहतर रहेगी। यही नहीं, चालू वित्त वर्ष की तीसरी एवं चौथी तिमाहियों में आर्थिक विकास दर उससे भी बेहतर रहेगी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा शुक्रवार को जारी किए गए आंकड़ों से पता चला है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की उत्पादन वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 1.2% नकारात्मक रही है, जबकि बीते वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भी ये 1% नकारात्मक थी। तो इसी के साथ ही आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं 7 सी।